अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाज़रीन, कल वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट पर मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। क्या ये बजट आवाम की तवक्कुआत और ज़रूरियात पर पूरा उतरेगा या फिर इस बजट से अखराजात में बचत करना आवाम के लिए ख्वाब ही रह जाएगा? आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने यह दावा किया कि उन्होंने बेहतरीन और एक मतवाज़न बजट पेश किया है जिसमें तमाम तबकात का ख्याल रखा गया है, मगर ताजिर बिरादरी और सनतकार जो किसी भी मुल्क की मैशियत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं, इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं हैं। उनका ख्याल है कि ज़रई शोबे में बाज़ इस्लाहात के अलावा सनती शोबे को नए टैक्सेस के सिवा कुछ और नहीं दिया गया। सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है, उन्होंने इस इजाफे को भी नहायत ही मामूली करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। उधर बजट से महंगाई का तूफान आने का भी खतरा हो गया है। हुकूमत तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं, मगर 300 अरब के नए टैक्सेस से आम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, मसलन मक्खन, दूध, दही, मुर्गी, जबकि बच्चों के स्टेशनरी और सीमेंट की बोरी और एक आम सा मोबाइल फ़ोन भी अब महंगे हो जाएंगे, जिसका जो बराह रास्त नुकसान है एक आम आदमी ही उठाएगा। याद रहे कि 1276 अरब रुपए खसारे के इस बजट में मजमूई अखराजात का जो तखमीना है यह 43 खरब 95 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि मुल्क की आमदनी तकरीबन 34.5 खरब रुपए है। अब हुकूमत ये खसारा पूरा करने के लिए या तो मजीद कर्जे लेगी या फिर आवाम पर टैक्सेस का मजीद बोझ डालेगी। पहले ही हमारे हालिया बजट में से 25% हिस्सा यानी 1360 अरब रुपए जो हैं ये कर्जों और सूद की अदायगी में चले जाएंगे, जबकि हुकूमत अपनी आमदनी बढ़ाने की बजाय IMF के कर्जों पर कर्जे ले रही है और अपने खर्चे इस तरह से पूरे किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हुकूमत ने नए बजट में अपने मौशी तरजीहात दुरुस्त की हैं? क्या इस बजट में हमें वो इस्लाहात दिखाई दी जो हमारी मईशत को टेक ऑफ पोजीशन पर लेकर जा सके? क्या इसमें टैक्स नादहिंदगान के लिए कोई पाबंदी या सज़ा तजवीज़ की गई है? क्या ये वाकई इनकलाबी बजट है या फिर मौजूदा हुकूमत के गुज़श्ता जो 3 बजट्स हैं इनकी तरह मैं सिर्फ हिंसों का ही हेर फेर किया गया है? प्रोग्राम में मेरे साथ कराची स्टूडियो से ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर शाहिद मौसूद साहब मौजूद हैं और इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन करें माहिर मौशियात आबिद सुलैरी साहब। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। यकीनन कल आपने भी इसहाक डार साहब की जो बजट तकरीर थी वो देख रहे होंगे आप भी। कल जब इसहाक डार साहब बजट तकरीर कर रहे थे तो बार बार अरकान से कह रहे थे कि इस बात पे तो डेस्क बजा दे, इस बात पर तो डेस्क बजा दे। अरकान पार्लियामेंट हमें लग रहा था कि जैसे वो कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे हैं बजट में। अवाम का भी यही हाल था। क्या इसकी आप समझते हैं कि जो बजट की तकरीर है ये अपनी अहमियत अफादियत इसलिए अब खो बैठी है, इसलिए अवाम का इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि साल में जब 2 से 3 बार पेट्रोलियम की कीमतें भी बढ़ेंगी, बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे, तो अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि फिर ऐसे बजट का क्या फ़ायदा? देखिए शाजिया, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एहतजाज करता हूँ कि आप ये जो बार बार कह रही हैं अवाम, तो मतलब मैं अपनी जानिब से भी और ज़फ़र हिलाली साहब की जानिब से भी और भी आबिद साहब का नहीं पता मुझे, मतलब आप हमें अवाम कह रही हैं, माना आप बहुत बड़ी स्टार हैं, आप एंकर हैं, इतनी तोहीन तो ना करें ना। आप कह रही अवाम के साथ ये हुआ तो हम क्या करें? मतलब आप मेरे तो ख्याल था कि आप भी शामिल हूँ, मैं भी अवाम में शामिल हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। देखिए कल जो तकरीर है वो मुझे बताएं, आज क्या मुल्क में क्या हो रहा है? आज यहाँ ढोल बज रहे हैं बाहर, दूध, रोटी, कपड़ा, दवाइयाँ कुछ सस्ती हो गई हैं, क्या हुआ? मैं तो समझने से कासिर हूँ कि जो बजट है, एक जमाने में बड़ा लोगों में बड़ी दिलचस्पी होती थी, लोग बजट तकरीर सुनते थे, एक बड़ा एंजॉय करते, बजट में कुछ आएगा। इस दफा लोग दुआएं कर रहे होते हैं कि या अल्लाह ये बजट ना आए, ये बजट आए ना बजट सामने आए, ना बजट सुनाने वाली शख्सियात सामने आए, ना तालियां बजाने वाले सामने आए, ना तालियों की फरमाइश करें। ये एक तरह से आप समझें कि एक तकलीफ सी बन गई लोगों के लिए, यानी खसारे का बजट। हम माशी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, खसारे का बजट, यानी हमने इतने कर्जे ले लिए, इतना कुछ हो गया और इतने हमारे जरे 25% तो सिर्फ कर्जों और सूद की अदायगी में चला जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मतलब आम आदमी को, वो यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो इस पे ज्यादा वाज़ेह बात कर सकेंगे। मैं तो जिस आदमी से मिला हूं, 1 साल पहले मुझे बताएं कितने की रोटी थी और आज कितने की रोटी, 7 अल्फाज में बात करें। 1 साल पहले गोश्त कितने का था और आज कितने का है। 1 साल पहले जिंदगियों में क्या सहूलत थी, बच्चों की फीस कितनी थी, आज कितनी फीस है। यानी लोगों की जिंदगी। और एक बात, दूसरी बात ये कि कहते हैं एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। अब बात जब लोग ये देख रहे हैं कि ये बजट आ रहा है,
ईवान सदर के अखराजात बढ़ गए, ये ईवान सदर क्यों है? मुझे कोई बताया कि ईवान सदर का क्या मकसद है पाकिस्तान के अंदर, यानी ईवान सदर भी हो, चले सदर साहब भी हो, अल्लाह ताला ने दे, इसका मकसद क्या है? 68 करोड़ या 80 करोड़ रुपए किस काम के लिए? आपने आपको बाग देखें जगह ईवान सदर का, ये गवर्नर हाउस के आप अखराजात देखें, 60 करोड़ रुपया गालिबन दे दिए खुर्शीद शाह साहब को सवाबदीदी फंड में। ये क्या है? यानी कोई मकसद समझ में। 3 वज़राए आला पाकिस्तान से बाहर हैं, क्यों? अभी आपने वो बात की कि मसूद अजहर साहब ने खुद किया था, नॉन स्टेट एक्टर थे। भाई हर आदमी अपनी मर्जी से चला रहा है ना काम। क्यों सनाउल्लाह ज़हरी साहब क्यों है मुल्क से बाहर? कोई पूछे। कोई कायम अली शाह साहब क्यों है दुबई में? कोई पूछे। कोई पूछ सकता है किसी से? ना कोई पूछ सकता है, ना कोई जवाब देने के लिए हाजिर है सामने। तो अब उसमें बजट भी आ गया है, और बजट भी आ गया, और साथ ही लोग टैक्स देंगे, और उन लोगों को टैक्स देंगे जो ये कह रहे हैं कि जी हम खुद बाहर कारोबार इसलिए करते हैं कि हम टैक्स ना दें। यानी उन लोगों को पब्लिक टैक्स देगी। तो बस मैं तो अब यानी अभी आप समझे ना कि वो शौक जो है वो उर्दू वाला नहीं, इंग्लिश वाला शौक, वो शौक जो चलते जा रहे हैं, शौक पे शौक उसी में हो। और मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये जितने कर्जे ले गए हैं डॉक्टर साहब, और कह रहे हैं कि कशकोल तोड़ देंगे, वो ज़ाहिर ग्रेस पीरियड आएगा बीच में तो तोड़ देंगे, और उसके बाद जो 2 साल के बाद कर्जों की अदायगी शुरू होगी, तो मुझे नहीं पता कि सूद के साथ चलें आपके साथ ही आबिद सुलैरी साहब भी बैठे हैं। आबिद सुलैरी साहब, क्या इस बजट में हुकूमत की जानिब से जो मुआशी तरजीहात जिनका जिक्र कर रहे थे कल डार साहब भी, के वो जो हमारी जो मुआशी तरजीहात है ये दुरुस्त हो गई हैं, जो दरपेश खतरात थे मैशियत को वो टल गए हैं, क्या इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ नजर आई कि हमारी जो मुआशी तरजीहात है ये दुरुस्त समत की तरफ जा रही हैं? क्योंकि हमें नहीं मुझे नहीं याद पड़ता कि कल डार साहब ने अपनी तकरीर में कुछ ऐसा जिक्र भी किया गया है जो किया हो, जो जिसमें कहा गया हो कि जो टैक्स नादहिंदगान है उनके लिए ये सजा होगी, जो टैक्स नहीं देगा उसके लिए ये सजा दी जाएगी। आम आदमी के लिए तो रिलीफ इसमें कुछ नजर ही नहीं आया। देखिए शाजिया, 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। एक होती है असेंबली में जो बजट स्पीच, दूसरा होता है फाइनेंस बिल। बजट स्पीच जो थी, जो कल की गई, वो डार साहब की पॉलिटिकल पार्टी का एक विजन जो है वो हो सकता है, लेकिन अवाम जो है वो इफेक्ट होते हैं फाइनेंस बिल से। अगर हम फाइनेंस बिल को देखें, जो कि वो किताबें 15-20 के करीब हर पार्लियामेंटेरियन की टेबल पे आपको नज़र आई होंगी, जब आप उनको देखते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है, हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया कि अपना टैक्स का टारगेट जो है वो पूरा कर लिया, लेकिन उसके साथ ही ये भी पता चला कि नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर जो हैं वो पहले से कम हो गए। यानी आपने पैसे तो ज़्यादा इकट्ठे कर लिए, और वो लोग जो कि टैक्स नेट में थे और रिटर्न जमा करा रहे थे वो और भी कम हो गए। तो फिर पैसे कहाँ से आए? पैसे उन लोगों से आए जो कि पहले से। लोग कितने ला चुके हैं, कितने टैक्स नेट में हमारे लोग शामिल हैं? मैं ये कह रहा हूँ, लोग कम हो गए ना। हाँ जी, तो नहीं, वो हो गए हैं। वो आपको फाइनेंस बिल पढ़े और इकोनॉमिक सर्वे पढ़े तो आपको पता चल जाता है। तो चूँकि लोग उसमें कम हो गए, अब कम होने का नतीजा यह निकला कि जो ऑलरेडी लोग टैक्स नेट में हैं वही टैक्स दे रहे हैं, या इनडायरेक्ट टैक्सेशन आ रही है, या फिर आपने एक्सपोर्टर्स के जो रिबेट वगैरह रोके थे वो हैं। तो यहाँ से फिर आपको पता चल जाता है कि अवाम, हम सब लोग और जो हुकूमत है उसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, एतमाद नहीं रहता। क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि टैक्स रिटर्न जमा करवा के मैं फंस जाऊंगा, आने वाले सारे कर्जे मुझी पे आएंगे, तो फिर मैं क्यों उस पर टैक्स नेट में आना चाहूँगा? ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारी इस इकॉनमी की, जिस पे हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो रेवेन्यू साइड हो गया। फिर हम एक्सपेंडिचर साइड पे आते हैं। एक्सपेंडिचर साइड पे जब हमने देखा तो आपका जैसे ज़रई स्कीम का ऐलान किया गया था, एक बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम लीग नून पे हमेशा से ये तनकीद होती है कि वो ज़राअत को इग्नोर करती है जब हुकूमत में आती है। के साथ मुझे ब्रेक लेनी है। ज़राअत की आपने बात की, 3 सालों के बाद आखिर हुकूमत को किसानों का ख्याल आ ही गया, ज़राअत पर भी इन्होंने दे दी। लेकिन बात ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत का सियासी बजट है, इसलिए कि हुकूमत को कुछ अरसे के बाद इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं। तो क्या वाकई ये एक सियासी बजट है? क्या जो कल की तकरीर थी आने वाले इंतखाबात की तैयारी है? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़फ़र हिलाली साहब, ज़राअत और बरामदात ये वो शोबे हैं जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन रही, जिसका एतराफ़ कल डार साहब ने भी किया। 3 सालों के बाद इन शोबों में ज़ाहिर रिलीफ भी दिया गया है, सब्सिडी भी दी गई है। 3 सालों के बाद किसानों की हालत इज़ार पर हुकूमत को तर्स भी आ गया, रहम भी आ गया है। तो क्या हुकूमत ने सब इसलिए कर रही है कि उन्हें आइंदा कुछ अरसे में इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, इसलिए कल का जो बजट पेश किया गया इसे एक सियासी बजट करार दिया जा रहा है?
पहले बात तो ये है शाजिया कि अगर इनको इंतखाब नज़र आ रहा है तो मुझे नहीं पता ये क्यों इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये जीतेंगे, अनलेस वही किस्म के इंतखाब हो जो पहले हुए थे। उस किस्म के हो तो ये ज़रूर जीत लेंगे, मगर अगर फ्री एंड फेयर एंड प्रॉपरली मॉनिटर्ड इलेक्शन हो तो पता नहीं, मेरे ख्याल में इनकी तबाही हो जाएगी। अच्छा। दूसरी बात देखिए, आपने ज़रात के बारे में जिक्र किया, इन्होंने 400 रुपया कम किया है खाद का। अब आपको पता है क्या हो जाएगा? खाद नहीं मिलेगा आपको, खाद ब्लैक होगा, शॉर्टेज हो जाएगी, खाद नहीं मिलेगा। और ये 400 रुपया जो इन्होंने कम किया है तो ये लोग कहेंगे और दो तो हम फिर देंगे तुम्हें, नंबर 1। दूसरी बात, मुझे एक फार्मर ने अभी फ़ोन करके कहा है कि इरी 6 राइस जो है मार्केट में वो तो 1500 रुपया का है, विद ऑल द रेज इन प्राइसेस, डीजल ये वो सब चीज़, वो 1500 रुपया का आता है, खाद पेस्टिसाइड ये वो। मगर सिंध में आपको पता है वो कितने का ही इज फोर्स्ड टू सेल? 800 रुपया। कौन, किसको? अब आपको मैं बताऊं, बनियों को। ये कौन से बनिए? इनका मोनोपोली कंट्रोल है दुबई में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, और मैं शुरू, अगर आप मुझसे पहले पूछते बजट के बारे में, मैं वो कहता, देखिए मैंने सिर्फ नोट किया है लोगों ने क्या कहा। एक आदमी ने कहा डायरेक्शनलेस, एक आदमी ने कहा यूजलेस, एक आदमी ने कहा मीनिंगलेस, और एक आदमी ने कहा नथिंग बजट। इस किस्म के रिएक्शंस। और क्यों शादिया? नंबर 1, स्ट्रेटजी टैक्सेस पे तो है ही नहीं। मिसाल के तौर पे भाई वेल्थ टैक्स क्यों नहीं डालते हो वापस? वो तो शॉर्टकट अजीज ने निकाल दिया था ऑन द रिच। प्लीज पुट वेल्थ टैक्स बैक, इनको कुछ चार्ज तो करें। एसआरओस, ये जो ऑर्डिनेंस हैं जो गवर्नमेंट अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को एक एग्जेम्पशन देती है, उसको क्यों नहीं आपने खत्म किया? और तीसरी बात यह है कि अगर आप ये अभी हम पनामा से गुजर रहे हैं, अभी दुबई में आया है, अभी लंदन में जा रहे हैं एक और स्कैम में, तो आप मुझे बताएं इस बजट में एक लफ्ज नहीं है कि आप लोगों के ब्लैक मनी कैसे ले आएंगे। सही। फिलीपींस और नाइजीरिया, अमेरिका और दुबई और स्विट्जरलैंड से बात कर रहे हैं और ब्रिटिश बैंक से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमारे पैसे इधर आ गए। इनमें तो कोई शुरू भी नहीं हुआ है। सही। और दूसरी बात, फाइनली पब्लिक सेक्टर शायद दे आर लूजिंग 700 करोड़ हर साल। एक इधर इंडिकेशन नहीं है कि भाई कोई प्रोफेशनल लोगों, ऑनेस्ट प्रोफेशनल्स को हम लगाएंगे, स्टील मिल्स, पीआईए, रेलवेज, ये वो कुछ नहीं। सही, ठीक और है। 45% आपकी आमदनी, आखिरी पॉइंट, 45% आपकी आमदनी आपके डेट पे जा रही है। 45%। और इधर एक लफ्ज नहीं है कि भाई ये इसको आप कैसे खत्म करें। अखराजात ज्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आबिद सुलैनी साहब। एक आम आदमी ये सोच रहा है कि हुकूमत ने 300 अरब के जो इजाफी टैक्सेस लगाए हैं, क्या इससे महंगाई का तूफान भी आने वाला है? महंगाई बढ़ेगी क्या इससे? ये यकीनी तौर पे बढ़ेगी, चूंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। जब आप रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगाएंगे, और लगाएंगे भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों पे, तो यकीनन हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी। हुकूमत जो है पिछले साल खुशकिस्मत रही कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी थी पिछले साल इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से जो आपको अफरात ज़र है, पेट्रोलियम लेड अफरात ज़र, वो कम था, लेकिन उसका भी आपका इम्पैक्ट जो था वो नहीं पहुँच सका आम आदमी तक। चूँकि पेट्रोल सस्ता होना जो था वो शायद, या डीजल सस्ता होना वो शायद उन लोगों को तो फ़ायदे में था जिनकी अपनी ज़ाती गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल थे, लेकिन मेजॉरिटी इस मुल्क की जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ऊपर जाना तो जानते हैं वो नीचे कम नहीं होते। और डीजल जो था, डीजल पे इस वक्त भी 65% जो है वो GST लगाई जा रही है। यानी आप जो प्राइस पास ऑन करते हैं, इवन अगर वो सस्ता भी था, तो जब आप उस पर 65% GST लगा देंगे तो ना सिर्फ ये कि डीजल ज़रात में इस्तेमाल होता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी।
और इस बजट पे तो सोने पे सुहागा ये होगा कि माशाल्लाह माह मुक़द्दस भी शुरू होने वाला है 2-4 रोज़ के बाद, जिसमें वैसे ही कीमतें ऊपर जाती हैं। तो एक रमज़ान की वजह से कीमतें ऊपर जाएंगी और बाज़ार में नायाब हो जाएंगी, दूसरा बजट की वजह से जाएंगी। तो ये रमज़ान जो है ये आवाम के लिए काफ़ी मुश्किल, शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मैं रमज़ान में आपको- जो अशियाए ज़रूरत की अशिया की चीज़ें उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, पूरी दुनिया में कम की जाती हैं। डॉक्टर साहब ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि मुल्क में पिछले 18 सालों से मरदमशुमारी नहीं हुए, सेंसस नहीं हुए हमारे मुल्क में। तो वज़ीर ख़जाना ने किस बुनियाद पर यह दावा किया कि हमारे मुल्क में तो बेरोज़गारी बहुत हद तक कम हो गई है? शाजिया, पहले तो मैं आपसे इंतहाई मादरत के साथ पूरे प्रोग्राम का मैं फॉर्मेट चंद सेकंड के लिए एक मुख्तलिफ बिल्कुल एक टॉपिक करूँ, क्योंकि आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत बड़ी शख्सियत आज दुनिया छोड़ के गई, मोहम्मद अली। जी। तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत मेरी तरफ से भी और यकीनन जितने शुरका हैं उनकी जानिब से भी। और मतलब वो एक बॉक्सर नहीं थे, एक बॉक्सर ने बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा उसका किरदार था पूरी दुनिया में, और वो आज दुनिया से चला गया और अल्लाह ताला बस दर्जात उनके बुलंद करे। मैं आपको महंगाई के हवाले से बताऊं, 100 रुपए का, आप इसको सादा अल्फाज में समझें, 100 रुपए का आज आप क्रेडिट जाके फोन में डलवाएं, उसमें 34 रुपए कट जाएंगे। यानी वो आपको आवाज वही आएगी, मौजूद सारिफ 100 रुपए डल गए आपके, 34 रुपए टैक्स हट गया उसमें। अच्छा, ये जो बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसमें 115 अरब रुपया मांगा है। पहले 100 अरब था, वो कहां जाता था किसी को नहीं पता। अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं वो 4.5 अरब रुपया, गालिबन वो इश्तिहारात में फरजाना राजा साहिबा के ऊपर केस बन रहा होगा नैब का, और अब वो 115 अरब कहां जाएगा, किन लोगों को? यहां पे मैंने ऑफिशियल से बात की, कोई कह रहा है 60%, कोई कह रहा है 70%, कोई कह रहा है 75% फेक है। बात यह है कि देखें, एक तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की, रमजान आ रहा है, फिर आपने रमजान से पहले खाने पीने की तमाम चीजों पे, तमाम चीजें वैसे ही महंगी, ऊपर से आपने टैक्स लगा दिया। और चूंकि कोई देखिए एक जमाना, ये बहुत, मैं कोई पुराने जमाने की बात भी नहीं कर रहा, कुछ अरसे पहले ही होता था कि मार्केटों में चेक होता था जाके, यानी ऐसे ही रस्मी तौर पे, चले वो भी फ्रॉड ही होता था। आपको रमजान में अखबारों में तस्वीरें नजर आएंगी शहबाज शरीफ साहब की अखबारों में, यहाँ गोश्त कितने का है, यहाँ दवाइयां कितने की हैं, यहाँ पे ये, अब वो भी खत्म हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है कि जी सब्जी कितने की है, सब्जी का एक यानी एक ऐसे ही रस्मनी एक रेट लगा होता था, कोई पूछने वाला नहीं है। मुर्गी का रेट कितने का है, दवाइयां क्यों महंगी हो गई हैं अचानक, कोई कह रहा है जी टैक्स लग गए हैं, आम आदमी जा रहा है उसे टैक्स लगे हैं, नहीं लगे, वो कह रहे हैं लग गए हैं टैक्स, वो महंगी करके बेच रहे हैं। पब्लिक का बेड़ा गर्क हो गया, और ये इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है। अवाम कहीं और खड़े हैं, बताने वाला कोई है नहीं, उनको ये आदाद और शुमार का गोरख धंधा समझ नहीं आता, लूट मार मची हुई है, साथ ही रमजान आ रहा है और पैकेज अनाउंस कर रहा। एक होता है ना पैकेज, देखिए क्या लेकिन बात ये है, जितने नकाइस आपको नजर आ रहे हैं, मुझे नजर आते हैं, आबिद सुलैरी साहब को नजर आते हैं, जफर हिलाली साहब को नजर आते हैं, ऑपोजिशन को ये नकाइस नजर नहीं आते। बजट मंजूर भी हो जाता है, वो लागू भी कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाती है। अभी ज़राअत पे बात करेंगे, देखें ये वो हुकूमत है जो पंजाब में रूल करती रही है। पंजाब में 35-40 साल से आप पंजाब में हैं, आप बलूचिस्तान की कोई सरदार नहीं आके बैठ के मर, पंजाब के अंदर आप रहे हैं और आपको ज़राअत का नहीं पता। तो किस चीज का पता है फिर आपको? अगर ज़राअत का ही नहीं पता आपको, पंजाब में रहते हुए, पंजाब में हुक्मरानी करते हुए, तो आपको क्या मादनियात का पता होगा, किस चीज का पता होगा फिर आपको? सही, मुझे ब्रेक लेने दें, नाज़रीन वापस आते वक्त के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आबिद सुलैरी साहब, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि खसारे का बजट है। डार साहब ने कहा कि हम खसारे को कंट्रोल करेंगे, यहाँ से फिर जो ग्रोथ का पीरियड है वो फिर शुरू होगा। लेकिन बात यह है कि खसारे को कंट्रोल करते हुए ग्रोथ कैसे होगी, और जब आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है ही सिर्फ 15%, तो ये सब कंट्रोल कैसे होगा? शाजी, मुझे सिर्फ एक दफ़ा ज़राअत पे बात कर लेने थे, फिर मैं इस पे आता हूँ। ज़राअत पे भी जो पैकेज है, बेसिकली वो मेरा नहीं ख्याल कि आम किसान को उसका फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि मेजॉरिटी किसानों की वो है जिन्होंने उधार पे खाद लेनी होती है। हलाली साहब ठीक फरमा रहे थे, अव्वल तो आपको मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी, जब मैं
जाऊंगा वहाँ पे लेने के लिए, चूंकि मैं क्रेडिट पे लेता हूँ तो मुझे डीलर की मर्जी पे मिलेगी। डीलर चाहे मुझे वो 1600 की दे या 1700 की दे। अब इसको इंश्योर करना कि अगर उसमें कीमतों में कमी की जा रही है, उस पर सब्सिडी दी जा रही है, तो अब ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का और प्रोविंसेस का काम है। आपका मतलब है सब्सिडी का डायरेक्ट किसान को कोई फायदा नहीं होगा? जी, किसी भी सब्सिडी का आज तक किसान को फ़ायदा नहीं होता। आप फर्टिलाइज़र कंपनीज को सब्सिडी दे रहे होते हैं, गैस सस्ती करके या डायरेक्ट कीमतें कम करेंगे तो तभी डीलर को फ़ायदा होगा, फर्टिलाइज़र कंपनी को फ़ायदा होगा। अगर आपके कितने परसेंट ऐसे किसान हैं जो कि नकद जाके कैश पे अपने इनपुट ले सकते हैं? इस मुल्क में एग्रीकल्चर की तरक्की ना करने की बुनियादी वजह ही यही है कि किसान बेचारा तो वेट कर रहा होता है कि हार्वेस्ट कोई ख़रीदेगा, फिर उसको पैसे मिलेंगे, फिर वो अगली फसल के लिए बीज लाएगा, फिर उसको मिलेंगे तो जाके पेस्टिसाइड लाएगा। जब आपने खसारे की जो बात आप कर रही थी, देखिए इसको आप ग्रोथ बजट अभी ना समझे, चूँकि पाकिस्तान अभी भी IMF प्रोग्राम में है। ये पिछले 3 बजट्स का एक सीक्वल चल रहा है। जिस तरह के पिछले 3 बजट थे बिजनेस एज यूजुअल, उसी तरह से चौथा है। इसमें वफाकी हुकूमत के पास जितने टोटल पैसे आए 40% उसका कर्ज़ों की अदायगी में चला जाएगा। अब पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है, पहले तो हम डिफेंस बजट पे ये कह के तनकीद कर लेते थे कि बैरूनी बॉर्डर्स हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं। अब तो दुश्मन घर में बैठा हुआ है, लिहाजा आप डिफेंस बजट पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो 20% आपका उसमें निकल जाएगा। 15% जो है वो तनख्वाहों की अदायगी और पेंशन में चला गया। तो जो ही आप PSGP का नाम लेते हैं, PSGP तो ऑलरेडी डेफिसिट से शुरू होता है और हम कई पूरी दहाइयों से यही करते चले आ रहे हैं। कभी कैरी लूगर के साथ उसको मुंसलिक कर दिया, कभी टोक्यो फोरम के साथ कर दिया, कभी IMF के पैसे, कभी वर्ल्ड बैंक के पैसे। जफर इलाही साहब, मैं आपकी बात सुनती अभी मोहम्मद जुबैर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनके कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आया मेरे प्रोड्यूसर को। उन्होंने कहा कि मैं प्रोग्राम में बजट के हवाले से बात करना चाहता हूँ आप लोगों के कॉमेंट सुन के। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जुबैर साहब, हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो आवाम के रिव्यूज़ हम तक पहुंच रहे हैं, जो कल डार साहब की तकरीर के बाद जो आम आवाम से बात हो रही है, इस बजट में आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए आप लोगों ने क्या रखा है? एक तो मेरा ख्याल है मैं माजरत के साथ जी, डॉक्टर सुलैरी जो है तो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो तो समझ सकते हैं। देखिए, जब आप कोई भी इंसेंटिव अनाउंस करते हैं कि जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ने का चांस होता है या जिसमें ग्रोथ का चांस होता है, एक होता है डायरेक्ट पास ऑन आवाम को करना। आवाम को बड़े आसानी से पास ऑन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कि बिजली की कीमतें जो हैं उनको पास ऑन ना करें, सब्सिडाइज करते हैं हुकूमत, बड़े तो डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन वो डायरेक्ट जो होगा वो इनडायरेक्टली जाके ज्यादा तबाकुन होगा, क्योंकि आपकी डेफिसिट बढ़ जाएगा और बोरिंग बढ़ जाएगी और उसकी वो ज्यादा इन्फ्लेशनरी होता है। जब आप कहते हैं ना कि आवाम के लिए क्या किए, आज जब हम बजट को देख रहे हैं, बजट का डॉक्यूमेंट सिंपल अल्फाज में बात करें जो आम आदमी को समझ भी जाए। हम आम आदमी तो कह रहे हैं कि 300 अरब के जो आपने इजाफी टैक्सेस लगा दिए आम अशिया पर, इस पर तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली महंगाई में तो इजाफा हो जाएगा। देखिए, महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है वो पिछले 17-18 साल में लोएस्ट लेवल है 2.82 है ईयर टू डेट इन्फ्लेशन रेट। इस वक्त 16-17 साल में लोएस्ट है। तो और उसका डायरेक्ट बेनिफिट आप मुझे कोई एक ऐसी कुछ अशिया मुझे बता दें जो पिछले साल जिनकी कीमतें ज्यादा थी इस साल कम हुई हों, प्लीज मुझे कोई बता दें। इन्फ्लेशन का मतलब कम नहीं होता, इन्फ्लेशन का मतलब होता है रेट ऑफ इंक्रीज कम हुआ है। और मैं आपके डॉक्टर शाहिद मसूद को और जफर इलाही साहब को दावत देता हूँ कि वो मुझे बुला लें किसी प्रोग्राम में और मैं सारा डाटा शेयर कर लूंगा उनके साथ। आपकी ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स में 12 डिस्ट्रिक्ट का डाटा प्रेजेंट किया जाता है हर 15 दिन में या 1 महीने में एक दफा, और तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का होता है। उसमें जुबैर साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हम आपको दोबारा कॉल में ला रहे हैं। हिलाली साहब, इससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। जुबैर साहब की अब तक जितनी बातें सुनी, आप एग्री करते हैं इनसे? जी, उस पे तो हम आएंगे। एज फार एज स्टेटिस्टिक्स के बारे में आपको पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट एक यूनिक एक ज़माने में उनको $25 मिलियन का फाइन किया था वर्ल्ड बैंक, इसलिए उनके स्टेटिस्टिक्स झूठ थे। आप यकीन करें कि एक मिनिस्ट्री को फाइन आया है, एक गवर्नमेंट को $25 मिलियन फाइन किया है, इसलिए कि वो झूठ कहते हैं। बस वो छोड़ें, स्टेटिस्टिक्स इधर कैसे चलते हैं और कौन स्टेटिस्टिक्स निकालता है ये हमें सब पता है, खास तौर मुझे जो गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका हूं। अब आपको मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, आप हैरान हो जाएंगी। मैं नाम लेके बात करता हूं, फैक्चुअली। एक साहब हैं, उनका नाम है हसन पीरजादा।
हसन पीरजादा साहब के पास हासिलपुर भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में A1 लैंड है, वन ऑफ द बेस्ट लैंड्स इन द पंजाब। उन्होंने उसको लीज पे दिया, और आपको पता है वो आदमी जो उनसे लीज पे लिया वो पैसे भी दिया मगर छोड़ के लैंड भाग गया। क्यों? इसलिए कि ही कैनॉट कंपीट विद इंडियन इंपोर्टेड वेजिटेबल्स या वो क्या कहते हैं, गन्ना। मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग ये ऐसे नहीं भाग गए जमीन छोड़ के। जिस किस्म की पॉलिसीज आपने परस्यू जुबैर साहब लाइन पे, जुबैर साहब ने दोबारा ज्वाइन किया, जफर इलाही खोल दिया है इसको। मैं तो जुबैर साहब से, अगर आप इजाजत दें, मैं एक सिर्फ सवाल जुबैर साहब से जी पूछना बिल्कुल चाहूंगा। कीजिए डॉक्टर साहब। मुझे ये बताएं जुबैर साहब कि कर्जा पाकिस्तान ने कितना लिया है पिछले 1 साल में या पिछले 2.5 सालों में, और जब गवर्नमेंट आई थी तो कितना मकरूज था एक आदमी इस मुल्क का, और आज कितना हो चुका है, और ये कर्जा कैसे उतरेगा, ये कर्जा कैसे उतरेगा। और जो हम पैसा कमा रहे हैं, 1 रुपया अगर मैं कमाता हूं तो क्या मैं उसमें से 45 या 46 पैसे सूद के और कर्जे के नहीं दे रहा आज? तो ये कर्जा हम क्यों लिए जा रहे हैं? अगर तरक्की हमारी इतनी हो रही है तो कर्जे क्यों लिए जा रहे हैं? आमदनी बढ़ाने का ये क्या यही तरीका है? देखिए, मैं डॉक्टर साहब का सवाल बहुत अच्छा है और मैं उसका जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं पहले एक मोटी बात जुबैर साहब आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। 3600 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करेगा इस साल, और उसका मतलब ये है कि पिछले 4 साल में हमने डबल कर दिया रेवेन्यू जनरेशन, डबल। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 साल के पीरियड पे डबल हो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये 60% उसका प्रोविंसेस को जाएगा, और प्रोविंसेस किस पर खर्च करने के लिए उनके रिक्वायरमेंट है? तालीम पर, सेहत पर, हाउसिंग पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 1800 बिलियन ओवर एंड अबव व्हाट वी हैड इन 4 years। कि पाकिस्तान का बेस ही 1900 बिलियन था, और उससे हम लेके जा रहे हैं 3700 बिलियन रुपए। एक तो मैं ये आपको, जो आप कहते हैं ना अवाम के लिए क्या है, तो डायरेक्ट वो तो है, और इस साल ऑलरेडी वी आर सिलेक्टिंग 3100। दैट्स अ स्टैगरिंग इंक्रीज ऑफ 1200 बिलियन इन 1 year, इन 3 years, सॉरी। 60% इंक्रीज कभी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा था, डॉक्टर साहब, एक तो ये जो पाकिस्तान में ये बहस ना, ये मेरा ख्याल है कि जी मकरूज की तरह का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इस तरह से हर मुल्क नहीं देखता। पॉइंट ये है कि हम जब हमारी हुकूमत आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान खड़ा कहाँ था? मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। 6 बिलियन डॉलर था, और सुलैरी साहब बैठे हैं, उनको सब मालूम है। 6 बिलियन डॉलर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। टिपिकली किसी भी मुल्क के लिए 2 महीने की इंपोर्ट से अगर कम आपके पास रिजर्व्स होते हैं, दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। एक तो ये था, तो हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन ये था कि, और IMF का आउटस्टैंडिंग लोन 5 बिलियन डॉलर पड़ा था, जो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था 2008 में, लेके उसके बाद पेमेंट करनी बंद कर दी थी। 5 बिलियन डॉलर वो रिटर्न करना था। 6 बिलियन आप सिर्फ रिजर्व पर बैठे हुए। हर पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है, हर पॉलिटिकल पार्टी का, बिकॉज इन द डिबेट लीडिंग अप टू द इलेक्शंस ऑफ 2000। जुबैर साहब, बातें तो आप बड़ी गुडी गुडी बातें कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के साथ हम भी आए अपने प्रोग्राम में, आप भी आए, हम भी आपको दावत देंगे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का चूंकि दिवालिया निकल गया था, अगर जुबैर साहब मैं इसको आसान अल्फाज में समझूं, पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया था पीपल्स पार्टी ने, तो आपने इसलिए बचा लिया। ये मैं दुरुस्त कह रहा हूं? हमारे पास मैं कह रहा ये था डॉक्टर साहब कि उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी का एग्रीमेंट था कि जो भी हुकूमत आएगी उसके पास कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय इसके कि वो IMF के पास है। दूसरी बात ये थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्डअप करने का एक एंगल था, और वो ये था कि अगर आप ना करते तो जैसे ही हमारी हुकूमत आई थी, विद इन अ मैटर ऑफ 3 months रुपी 115 पर पहुंच चुका था, और वो डेट वुड हैव लेड टू अ टोटल क्राइसिस इन द कंट्री। सो हमने जो बिल्टअप किया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसके लिए हमने सकूक भी किए, प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शंस भी की, हमने यूरो बॉन्ड्स भी किए, उसका जो बेसिक मकसद था कि रुपी को स्टेबलाइज किया जाए। रुपी स्टेबलाइज होता है तो डिस्काउंट रेट, ठीक है, इन्फ्लेशन गिरती है। ठीक है, यानी आपने कर्जा लिया, तो यानी मेरी आपकी बात भी दुरुस्त है, मेरी भी दुरुस्त है। आपने लिया, यानी आज मैं जो हूँ वो 1,22,000 रुपए का ख्वाम में मकरूज हूँ, ये बात तय है ना? फिर नहीं, मेरे ऊपर ऐसे कर्जा चढ़ गया, मतलब क्यों? यानी मैं टैक्स भी दे रहा हूं मैं सबको, मैं और कर्जा भी चढ़ा हुआ है मेरा। ये फिर ऐसे हुआ ना? लास्ट बात सिर्फ कर दूं डॉक्टर साहब के लिए,
कि जब हमारी हुकूमत आई थी तो एक होता है, एक स्टैटिस्टिक्स है, 64% ऑफ जीडीपी पर हमारा डेट था, आज उससे कम होकर 63.5% पर है। एंड वी आर कमिटेड कि नेक्स्ट 2 इयर्स में और पूरे प्लान के तहत। जुबैर भाई, मेरे ऊपर कितना कर्जा चढ़ गया मुझे आप बताएं, मैं कितने का मकरूज हो गया हूं, मुझे मेरा बता दें। मैं 3 साल पहले कितने का मकरूज था, आज कितने का हूं? डॉक्टर साहब, मैं इस किस्म की इकोनॉमिक्स करता नहीं है। मतलब ये होता है कि जो कर्जा लिया जा रहा है वो कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए लिया जा रहा है या उड़ाने के लिए लिया जा रहा है, ये एक डिफरेंस बहुत नहीं जुबैर भाई, लेकिन 8 आसान अल्फाज अरब में बता देना रुपया कि डे, हाँ। 8 अरब रुपया पर डे कर्जा लिया जा रहा है। 8 अरब रुपया, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तस्दीक फरमाइए। 8 अरब रुपया एक दिन का कर्जा लिया जा रहा है, एक दिन का। हिलाली साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं जुबैर साहब? 3 ट्रिलियन है ना एक साल का, मुझे एक ब्रेक साल लेने का 3 हिलाली साहब ट्रिलियन है, पूछ लें। तो आप एक दिन पे निकाल लें उसको। आप इमरान खान की स्टैटिस्टिक्स से चलते, जो सिर्फ जो इनफ्लो है उसको लेते हैं, आउटफ्लो को नहीं लेते। IMF से अगर हमारे पास 6 बिलियन आया तो 5 बिलियन वापस भी किया है। अगर हमने अभी अप्रैल में $500 बिलियन जो मुशर्रफ साहब ने लिया था उसको रिटायर किया है। तो एक ये नहीं होता कि सिर्फ जो आ रहा है हमने देना भी तो है। हमारी वक्त कम है जुबैर साहब, वक्त कम है। जफर हिलाली साहब का भी सवाल सुन आप लीजिए। क्यों लेते जा रहे हैं तो देना पड़े जुबैर भाई, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। लेते जा रहे हैं तो फिर तभी तो देना। आप इसी तरह लेते जाएंगे तो 2.5 साल बाद तो आप जफर हिलाली साहब सवाल पूछिए। फिर माशी तरक्की कौन सी, यानी फिर ये तो कर्जा ले, कोई भी कर्जा लेके मुंह चला ले। देखिए ना, आप तो ये तो जुबैर साहब, मैं तो सादा सा सवाल पूछ रहा हूँ ना, अगर कर्जा लेके मुल्क चलाना है तो ये काम तो कोई भी कर ले। डॉक्टर साहब हिलाली साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल विजन, इकोनॉमिक विजन, हिलाली साहब सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, यार मैं देखिए, ये गवर्नमेंट के स्पोक्समैन जो होते हैं वो हर टीवी प्रोग्राम पे आते हैं, हम तो एक ही टीवी प्रोग्राम पे आते हैं, तो थोड़ा सा अगर हमारी भी बात कभी कभी सुन लिया करें। अब आपको मैं बताता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, कितना इन लोग शोर मचाते हैं कि देखो कितना स्ट्रांग है, रिकॉर्ड राइज है स्टॉक एक्सचेंज। हमारा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में 2-3 चीजें सोच लें और समझ लें। नंबर 1, ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये कसिनो है। नंबर 2, क्यों? देखिए, आप देखते हैं 15-20 स्टॉक्स हैं जो ऊपर नीचे जाते हैं, और बाकी सब जो हैं 90% डोमेंट है। इनसे पूछे ना, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इकोनॉमी इज नई लिस्टिंग कितनी हुई है, सही बताएं ना, कितने नए कंपनी आके लिस्ट हुए? 0, प्रोबेबली 1। ये कोई बात है? एंड और मैं आपको बताता हूं, ये जो 20 जवाब दे दूं मैं? नहीं, आप जवाब नहीं, आई एम सॉरी, लेट नाउ यू हियर मी। नहीं, आप मेरी बात अब सुने जुबैर साहब। हिलाली साहब मुझे ब्रेक लेने दें। छा गए हैं इधर। हिलाली साहब मुझे ब्रेक लेने दें। आप ब्रेक के बाद जुबैर साहब भी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। वापस आते नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी जुबैर साहब, आप हिलाली साहब की सवाल इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की बात की थी और मैं बता देता हूँ, मैं अभी लास्ट वीक की लंदन में था और एक स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया भर की 3 कैटेगरीज में होती हैं। एक डेवलप्ड मार्केट्स होती हैं, बीच में फिर इमर्जिंग मार्केट्स और सबसे नीचे होती है फ्रंटियर मार्केट्स। पाकिस्तान के लिए हम जो बिड कर रहे हैं और जिसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए मैं लंदन में था, इससे पहले न्यूयॉर्क और दुबई में भी की थी, Pakistan has met all economic requirements to go from frontier markets to emerging markets. और emerging markets में countries हैं इंडिया, चाइना, और ये इसमें तमाम इंस्टीट्यूशन शामिल हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के। सही, जिसमें ब्लैक रॉक। सही अभी तक तो नहीं आया ना, अभी तक तो आप फ्रंटियर मार्केट। भाई मेरे कर्जे का जवाब तो दे दे, मेरे ऊपर कर्जा क्यों चढ़ गया? 1,22,000, वो 8 अरब रोज का कर्जा। सवाल मैं भी करना चाह रही हूं जुबैर साहब से। मुझे जवाब, मेरे कर्जा मैं मकरूज हो गया हूं। मार्केट इज कैसीनो मार्केट। अब आपको मैं बताता हूं, मैं तो इस मार्केट में हूं ना यार, पता चलता है हम लोग ये कैसे ट्रेड करते हैं। इट्स ऑल जितना मर्जी शोर मचा लें, कर्जा तो आपको देना पड़ेगा। $5 मिलियन आ जाए, $5 मिलियन इधर आ जाए, 10 मिलियन बना के निकल जाए, मल्टीनेशनल्स तो छोड़ के जा रहे हैं यार, क्या बातें कर रहे हैं आप? 8 अरब रुपए रोज का कर्जा कैसे ले? एक मिनट शाजिया, कर्जे का तो पूछ ले जुबैर भाई, कर्जे का बता दें प्लीज। 8 अरब रुपए रोज, कर्जा तो आपने उतारना है, कर्जा आपकी और हमारी पॉकेट से तो उतरेगा, निकलेगा। अगर आप अपने साथियों को रोकेंगे तो मैं आपको बात। जुबैर साहब जवाब दें, फिर मैंने भी सवाल। रुक गए जुबैर साहब, कर्जा बता दें प्लीज। कर्जे का मैं जवाब देता हूँ।
डॉक्टर साहब, जो भी हुकूमत आती है ना, सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर भी, वो इसका एक फुल टेन्योर का प्लान होता है और फिर एनुअल बजट टू बजट जिस तरह चलते हैं, और वो फुल टेन्योर का जो प्लान है हमारा, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ हम नहीं, आप किसी का भी मैनिफेस्टो और इकोनॉमिक प्लान उठा के देखेंगे तो वो हर एक इदाफ बता रहा था होता है बाय 2018, क्योंकि आप जब चलते हैं तो उसमें आप कर्जा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वी आर कमिटेड, और मैं आपको बिल्कुल दावत देता हूँ, आप मेरे साथ, आप जब मुझे बुलाएंगे मैं आपको कर्जों की रीपेमेंट और अपने कर्जों की पोजीशन हम 60% से नीचे होंगे और जीडीपी। जुबैर साहब, मैं आपको बुलाता हूँ, आप आ जाएंगे, आप हमारे पैनल में जो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं उनको जवाब देने दें। आप आ जाएं तो मैं आपको कल बुला लेता हूँ। जुबैर साहब, आपने बाइकआउट किया हुआ टीवी चैनल का, बाइकआउट किया, तभी मैंने कहा था कि ऑफ एयर मैं देखें हमारी तो लड़ाई हम तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा जुबैर साहब, मुझे भी एक सवाल का जवाब दे दें। जुबैर साहब, मुझे कर्जे का तो बता दें, कर्जा डॉक्टर साहब आपको जवाब नहीं मिलना। 3 खरब रुपया साल का कर्जा क्यों लिया? 3 खरब, 3 ट्रिलियन एक साल में, ये कैसे? ये बता दें जुबैर साहब। देखिए, बात ये है डॉक्टर साहब, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज द गैप बिटवीन योर रेवेन्यू जनरेशन एंड एक्सपेंसेस। सिंपल सा है कि अगर आपके जितना रेवेन्यू होगा अगर कम होगा और फिस्कल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो उतनी आपका बोरिंग होगी। हमने जहां से हुकूमत की थी तो 8.5% था फिस्कल डेफिसिट, आज 4.3% पर हम क्लोज कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में 3 साल में हाफ हुआ। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जुबैर 200 बिलियन रुपया आपने विथहोल्डिंग टैक्स में पकड़ा हुआ है। मैं कर्जे का बताएं ना जुबैर साहब, कर्जा क्यों ले रहे हैं? इतना कर्जा क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं, मैंने आपको बड़ी सिंपल सी बगैर नॉन इकोनॉमिक टर्म्स में बताया कि अगर मैंने $5 बिलियन देने थे IMF के, तो उसके लिए मैं कहां से लेके आता? आप मुझे बताएं। मेरे पास चॉइस थी, या तो डिफॉल्ट करता, और डिफॉल्ट का मतलब पता क्या है? आपकी LC तक नहीं खुल सकती, तो टैक्स लगा के पूरा करना है। बट हमारा प्लान ये नहीं है कि हम देते जाएंगे, हमारा प्लान ये है कि हम उतारते जाएंगे। आप $21 बिलियन के रिजर्व्स पर बैठे हुए हैं, आपको करेंसी को स्टेबिलिटी मिली है, आपकी ग्रोथ हो रही है, तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर एट देयर रिकॉर्ड लेवल। जुबैर साहब, एक बाहर से सरमाया लाकर भी तो इसको पूरा किया जा सकता है। समझ गया, यानी मैं 100 रुपया पहले कमाता था, 100 रुपया कमाता था, तो उसमें से 30 रुपए मेरे निकल जाता था कर्जा देने में। तो मैं 100 रुपया कमा रहा हूं तो मेरे 46 रुपए कर्जे में मुझे बताएं ना कि इससे जब खत्म होगा, सारी जो आपने हमारा टेन्योर, जब हमारा टेन्योर खत्म होगा तो 30 से नीचे होगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और हमारे पास पूरा नहीं, आपका टेन्योर खत्म होगा तो कर्जा मेरा उतर चुका होगा सारा नहीं उतर चुका है। कहां से उतरेगा? यूनाइटेड स्टेट का नहीं उतर सकता, सारा कहां से पाकिस्तान का उतर जाएगा? मतलब आप हमारा मुकाबला करें इंडिया से, साउथ एशियन कंट्री से, आप अमेरिका का नहीं कर्जा उतर सकता सारी उम्र। आप मुझे कह रहे हैं जुबैर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मेरा सवाल भी रह गया। मेरा कितना उतर जाएगा? मेरा कितना उतरेगा जुबैर साहब? मेरा सवाल डॉक्टर साहब अकेले आपका नहीं है। नमाज़े जनाजा तो जायज हो जाए। आपने जो एग्जाम्पल 30 रुपए से शुरू किया था, 30 रुपए से कम होगा। डॉक्टर साहब, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कर्जा सिर्फ आपने उतारना है, हम सबने मिलके उतारना है कर्जा। जुबैर साहब भी सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 8 अरब हर रोज का, 8 अरब पर डे, एक दिन का 8 अरब रुपया कर्जा, 1 अरब ये ले रहे हैं। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, क्यों ले रहे हैं? वो जवाब नहीं देना चाह रहे, वो या तो वो जवाब देना नहीं चाह रहे, या वो दे नहीं पा रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, समझा नहीं पा रहे। मैं भी सवाल करना चाह रही थी, लेकिन वक्त खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। जुबैर अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका, आबिद सुलैरी साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, जफर हिलारी साहब, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, शाज़िया ज़ीशान को नाइट एडिशन से इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।